आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं जी सलाम। आपसे मुखातिब हूं मैं शहबाज, लेकर हाजिर उस वक्त सलाम दक्कन, जिसमें बात करेंगे तमाम दक्कन रियासतों की खबरों की। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि इस वक्त जो अहम खबर है वो है तेलंगाना से, जहां यूपी में हुए जिला पंचायत सदर के इंतखाबी नतीजे के बाद असदुद्दीन ओवैसी का एक ट्वीट काफ़ी चर्चा का सबब बना हुआ है। अपने ट्वीट में ओवैसी ने लिखा है कि उत्तर प्रदेश में 19% मुस्लिम आबादी है, जबकि रियासत में एक भी जिला अध्यक्ष यानी कि जिला सदर नहीं है। इशारों ही इशारों में समाजवादी पार्टी पर भी सवाल उठाते हुए ओवैसी ने यूपी में मजबूत एंट्री का इशारा दे दिया है। हालांकि वो पहले से ही ओम प्रकाश राजभर के साथ इत्तेहाद का ऐलान कर चुके हैं, लेकिन राजभर का झुकाव अखिलेश यादव की जानिब है। उधर तेलंगाना कांग्रेस लगातार ओवैसी के मुल्क भर में लड़ने पर सवाल उठाती रही है। पार्टी के लीडर पोन्नम प्रभाकर ने तो यहां तक कह दिया है कि अपनी रियासत में 8 सीटों पर लड़ने वाले ओवैसी दूसरी रियासत की 100 सीटों पर किसके इशारे पर लड़ते हैं। यहाँ तेलंगाना में हुए जेएचएमसी के इलेक्शन के नतीजे और उसके मेयर और डिप्टी मेयर के इंतखाब पर भी चर्चा हो रही है, जहां पर 44 सीटें जीतने वाली एमआईएम किसी सीट पर भी अपना उम्मीदवार नहीं उतारी और दोनों ही सीटें टीआरएस के खाते में चली गई। उत्तर प्रदेश में अगर कोई भी माइनॉरिटी, मुस्लिम माइनॉरिटी के लोग वहाँ पर चेयरमैन नहीं बन सके, उसके जिम्मेदार असद साहब ही होते हैं। उन्होंने अगर ये बंटवारा सियासत चालू करने की वजह से जो है सो वोट डिवाइड होकर के आज बीजेपी जीतते आ रही है। अगर कांग्रेस पार्टी के साथ रह करके अगर कांग्रेस पार्टी जीत गया होता तो आज ये वोट बंटवारा नहीं होकर के कांग्रेस पार्टी जीता तो आज पूरे सोशल जस्टिस होता है। दलित हो, माइनॉरिटी हो, हर वर्ग को जो है सो रिप्रेजेंटेशन मिलता था। तो सोचने का वक्त है असद भाई को, आज ये क्यों हो रहा है, ये क्यों ये बंटवारा सियासत कर रहे हैं, ये सोचने का वक्त है। इसका जिम्मेदार आप ही है असद भाई। तो तेलंगाना में आपकी चंद्रशेखर राव की अंडरस्टैंडिंग की गवर्नमेंट है, वहां पे आपने क्या किया मुसलमानों के लिए? जो मुसलमान पोस्ट पे थे उनको भी तेलंगाना सरकार ने उनको जो है दोबारा डिप्टी मेयर का पोस्ट नहीं दिया। वहां पे क्या एजुकेशन किया आपने? खाली बैठ के एयर कंडीशन बंगलों में स्टेटमेंट देने से नहीं होता है, रोड पे आके अवाम के बीच में काम करना पड़ता है। आपने क्या कारकर्दगी की है मुसलमानों के लिए, बताइए आप। बिला वजह की किसी के ऊपर तनकीद करना छोड़िए और आप जो है बी प्रैक्टिकल आइए, काम करिए। आप हैदराबाद के अंदर 119 सीट में आप अपने 7 एमएलए लड़ाते हैं, वहां क्यों लड़ा रहे हैं आप 100 एमएलए? आप बीजेपी के स्टेट में यूपी में आके बोल रहे हैं कि हम 100 लड़ाएंगे बोल के। आप लड़ाइए तेलंगाना में 119 पूरी लड़ाइए अगर आपके पास दम है तो। और इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मुश्ताक मलिक साहब जुड़ गए हैं, प्रेसिडेंट हैं मुस्लिम तहरीक के। सर, आपका बहुत बहुत खैर मकदम है जी सलाम पर। जी। और साथ ही हमारे साथ जी मीडिया नुमाइंदे मीर मेहदी अली बाकरी भी जुड़ गए हैं, उनसे भी हम सवाल करेंगे। लेकिन मुश्ताक साहब, पहले मैं आपसे समझना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश में 2022 के अंदर चुनाव होने वाले हैं और उन चुनावों के मद्देनज़र असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एमआईएम भी चुनाव के अंदर अपना जोर आजमाइश करने जा रही है। लेकिन एक जो ट्वीट किया गया है वो ट्वीट इस वक्त तनाज़े का सबब बना हुआ है, जिसमें कहा जा रहा है कि मुसलमानों को नुमाइंदगी नहीं दी जाती। मेरा सवाल सर ये है कि क्या मुसलमानों के ठेकेदार एमआईएम के सदर असदुद्दीन ओवैसी है कि किसको कहां से लड़ना है, कौन किसको वोट दे, टिकट दे? और अपनी बारी के अगर बात की जाए तो हैदराबाद में तो शायद ऐसा कुछ नजर नहीं आता। देखिए, बुनियादी बात यह है कि जैसे तेलंगाना में मुसलमान ये कह रहे हैं कि तू इधर उधर की ना बात कर, पहले ये बता काफिला कैसे लुटा। तेलंगाना में 7 सीट, यूपी में 100 सीट जी, ये माजरा समझ में नहीं आया। और बेसिकली बात यह है कि तेलंगाना के मुसलमान इस वक्त 7 साल के दौरान इंतहाई पसमानदगी के शिकार हो चुके हैं और उस पर ओवैसी साहब की कोई जबान नहीं खुलती। और तेलंगाना का जो पंचायत राज का जो इलेक्शन है उसमें भी मुसलमानों की कोई नुमाइंदगी नहीं है, जबकि 14% मुसलमान तेलंगाना में हैं। बेशक। तो ये समझिए कि तेलंगाना की बात नहीं करते हैं, जबकि इनका बेस तेलंगाना है। और आप 7 सीट यहाँ लड़ते हैं, 100 सीट यूपी में लड़ते हैं। तो ये समझिए कि जैसे मुनव्वर राणा ने कहा, दूसरे लोगों ने कहा कि ये हाका करके बीजेपी की तरफ लेके जाते। तो ये हाके के प्लेयर हैं और इनको समझिए ये कोई गुत्तेदार भी नहीं है हिंदुस्तान के मुसलमानों के। हिंदुस्तान में हर रियासत में मुसलमानों की अपनी एक क़यादत है जी। और मुसलमान समझिए मुख्तलिफ पार्टियों में हैं और वो अपनी पार्टियों में समझिए बेहतर नुमाइंदगी करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। आजम खान के ताल्लुक से इनकी जबान क्यों नहीं खुलती? इनकी जबान समझिए कि दूसरे मसाइल पर क्यों नहीं खुलती? जी।
अब पंचायत राज की बात यूपी की कर रहे हैं तो खुद उनकी रियासत में ये मुकम्मल फेल है। बिल्कुल। तो यहाँ का जो तेलंगाना का मुसलमान है ये कह रहा है कि भाई ये तो समझिए कि वोट कटर हैं। तो क्या इसको ये मान के चले चल मुश्ताक रहा साहब, जो लोग इल्जाम आयद करते हैं चाहे वो तमाम मुखालिफ पार्टियां होती है बीजेपी की, वो ये कहती है कि एमआईएम जो है वो बीजेपी की बी टीम है, क्या इस बात में फिर कोई दम नजर आता है इसी बयानों के बाद? देखिए बराबर दम नजर आता है इस वजह से कि जितने समझिए एंटी बीजेपी फोर्सेस हैं जी मुल्क में, चाहे वो मैं कोई पर्टिकुलर पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, ना मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूँ, ना मैं ममता की बात कर रहा हूँ, ना अखिलेश की बात कर रहा हूँ, ना मैं समझिए कि तेजस्वी यादव की बात कर रहा हूँ, मगर जितने एंटी समझिए कि बीजेपी फोर्सेस हैं वो एंटी बीजेपी फोर्सेस को ये टारगेट करते, और समझिए कि एंटी बीजेपी फोर्सेस को टारगेट करने के मानी ये है कि आप बीजेपी की बी टीम का रोल प्ले कर रहे हैं। बिल्कुल। और इसके नतायज हम बिहार में देख चुके हैं जी कि बिहार में अगर ये बी टीम का रोल प्ले नहीं करते तो बिहार की सूरत हाल कुछ और होती। बिल्कुल। अब यूपी में खुद समझिए कि साक्षी महाराज ने कहा है जी, अमित शाह ने कहा है कि भाई ये हमको फायदा पहुंचाते हैं, इनके लड़ने से हमको फायदा होता है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है और हाथ में थापी लेकर भारतीय जनता पार्टी के डोम्स की मरम्मत करते रह रहे हैं। जी ठीक है। सर मैं आपके पास फिर से लौटूंगा। हमारे साथ कांग्रेस लीडर मिर्जा साहब भी जुड़ गए हैं। मिर्जा जी बहुत बहुत इस्तकबाल है जी इस्लाम पर। हाँ जी बोलिए सर। सर मैं एक चीज समझना चाहूंगा आपसे कि असदुद्दीन अवैसी साहब ने एक ट्वीट किया है, उसमें मुसलमानों की नुमाइंदगी की बात कही गई है उत्तर प्रदेश के अंदर जिला पंचायत चुनाव के अंदर। उस ट्वीट को लेकर मैं आपसे समझना चाहूंगा कि क्या मुसलमानों को लेकर वाकई में संजीदा है असदुद्दीन अवैसी, या सिर्फ मुसलमानों को ध्यान भटकाने के लिए, या फिर एक तरीके से वोट बैंक इधर से उधर करने की एक कोशिश भर है? सर जी, तेलंगाना ग्रेटर हैदराबाद में हमारे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 58 सीट्स आए हैं जी, और उन्होंने अभी तक उनके पास कितने चेयरमैन हैं जी, कोई चेयरमैन उन्होंने नहीं दिया। समझे आप जी। अभी तक के उनके पास तो कोई चेयरमैन नहीं है। यहाँ पे तो टीआरएस पार्टी है, पर फिर भी उनको कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी ने मुसलमानों को नहीं दिया। उनसे हम ये सवाल करते हैं कि उन्होंने कितने को चेयरमैन दिया? उन्होंने अब तक कितनों को चेयरमैन दिया है, कितनों को अपने पोस्ट पर बिठाया? कोई कुछ भी नहीं साहब। ये तो जुमलाबाज पार्टी है साहब, जुमले कहते हैं जी। और मिर्जा साहब, क्योंकि 100 सीटों के लगभग लड़ने की बात कही जा रही है उत्तर प्रदेश के अंदर, तो क्या हम ये मानकर चले कि एक तरीके से मुस्लिम वोट बैंक का ध्रुवीकरण करने की कोशिश है ये? सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही सर। मेरा सवाल सर ये है कि 100 सीटों पर लड़ने की बात कही जा रही है एमआईएम की तरफ से उत्तर प्रदेश के असेंबली चुनाव में, तो क्या ये मुसलमानों को वोट बैंक की ध्रुवीकरण करने की कोशिश है उत्तर प्रदेश में? जी नो सर, ऐसा कुछ भी उसका फर्क नहीं पड़ेगा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कुछ भी। जैसा कि बंगाल में उनका असर हुआ है इसी तरीके से उत्तर प्रदेश में भी होगा। और सर कांग्रेस इसको किस नजर से देखती है? कांग्रेस अपना आपको उत्तर प्रदेश में कैसे देखती है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जा रही है कांग्रेस पार्टी। हमारी श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने जो बहुत अच्छे तरीके से मुसलमानों के लिए अपने नए नए अंदाज में, हमारे इमरान प्रताप गिरी साहब जो अपने अंदाज में जो कैंपेनिंग कर रहे हैं, उस हिसाब से तो मुसलमानों को काफी मेजोरिटी के साथ और अच्छे अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे सीट आएंगे। 200 अबाउ मेरा हम तेलंगाना वाले कैलकुलेशन कर रहे हैं 200 अबाउ मारेगी जी। हमारे साथ मीर मेहदी अली बाकरी भी जुड़े हुए हैं जी मीडिया नुमाइंदे, उससे भी समझते हैं कि क्या है इस वक्त ग्राउंड जीरो पर सूरत हाल। मीर, क्योंकि हमने दोनों की बात सुनी है, यहाँ पर मुश्ताक साहब की भी बात सुनी है और मिर्जा साहब की भी, दोनों का ये कहना है कि एमआईएम का इतना कोई असर नहीं होगा, सिर्फ एक चुनावी शिगुफा छोड़ दिया जाता है जिससे लोगों का माइंड डाइवर्ट होता है। जमीन की अगर बात की जाए, खासतौर पर तेलंगाना की और हैदराबाद की जमीन, उस पर कितने मुसलमानों को, अकेलेतों को वहां पर एक बड़े ओहदे पर फायज कराया है एमआईएम ने? मैं अभी मिर्जा अस्कर अली बेग और मुश्ताक मलिक की बात सुन रहा था जी। उन दोनों जो बात कह रहे थे कुछ हद तक बिल्कुल मैं उसको सही मानता हूँ, मैं कुछ हद तक नहीं मानता हूँ। अगर आप तेलंगाना की बात करें, जो असद ओवैसी ने जो ट्वीट किया है वो आने वाले इलेक्शन के लिए ट्वीट किया, ये बात साफ तौर पर समझ में आ रही है जी। लेकिन तेलंगाना में 16 चेयरमैन और वाइस चेयरमैन पंचायत राज के मौजूद है जो टीआरएस ने दिए हैं जी। अब बात रही जहाँ पर असदुद्दीन अवैसी जहाँ के एमपी है, जो कॉर्पोरेशन उनके मातहत आता है वो है जेएचएमसी, ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। अब वहां पर ना कोई मेयर है मुसलमान, ना डिप्टी मेयर है, ना स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन है। लेकिन
तेलंगाना में 16 वाइस चेयरमैन और चेयरमैन जरूर है, लेकिन सियासी और माशी हालत की आप बात करें तो तेलंगाना की अगर आप बात करें तो तेलंगाना में सियासी हालात मुसलमान के अभी ठीक नहीं है, क्योंकि कई लोग कांग्रेस में मौजूद हैं तो ज्यादातर मजलिस में मौजूद हैं और कुछ बीजेपी में है। बीजेपी में जो लोग हैं कोई कॉर्पोरेटर नहीं है उसमें, ना ही कोई वहां पर फ्लो लीडर है मुसलमान। कांग्रेस का भी यही हाल है, कांग्रेस का कोई एमएलए नहीं है, ना कोई चेयरमैन है मुसलमान। अगर आप टीआरएस की बात करें तो एक है आमिर शकील जो 2 टर्म से इलेक्शन जीत रहे हैं। बोदान निजामाबाद जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ बोदान एमएलए बने हुए हैं, लेकिन हैरत की बात यह है जहां पर अलायंस चल रहा है टीआरएस और एमआईएम का, वहां पर माइनॉरिटी का जो डिपार्टमेंट है, जो मिनिस्ट्री है, उसका चेयरमैन जो है मेजोरिटी का है। आप बात करें फिर चेयरमैन की तो जितने यहाँ पर डिपार्टमेंट है, पंचायत राज चेयरमैन से हट के हम बात करें तो सेडमिन चेयरमैन है, माइनॉरिटी फाइनेंस चेयरमैन है, हज चेयरमैन है, ये तमाम चीजें खाली हैं। वहां पर हर डिपार्टमेंट में 12 डायरेक्टर्स होनी चाहिए थी। बिल्कुल, लेकिन उन जगहों पर तकर्रुरियां नहीं हो रही है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। मैं आपके पास फिर से लौटूंगा मीर, मुश्ताक साहब से भी समझ लेते हैं इस चीज को। मुश्ताक साहब, जिस शेर से आपने आगाज किया था मैं उसी को आगे बढ़ाता हूं कि तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा, मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। तो रहबरी तो आपको करनी है अगर मुसलमानों की, तो मुसलमानों को उनको साथ लेकर चलना होगा। मुसलमानों को साथ लेकर चलने के लिए आपको उनको टिकट भी देना होगा, उनको ओहदों पर बैठाना भी होगा। तेलंगाना में जो बात नाफिज होती है वही चीज उत्तर प्रदेश में भी नाफिज होनी चाहिए। बात अपनी जगह सही है। देखिए, उत्तर प्रदेश में अभी मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की तो कोई जमीन ही नहीं है। जमीनी सतह पर अगर मजलिस ने जो पंचायत इलेक्शन लड़े या लोकल इलेक्शन जो लड़े हैं उसमें इतना बड़ा परफॉर्मेंस नहीं है जिसमें 100 सीट समझिए के कॉन्टेस्ट किए जाए। ये एक बुनियादी सवाल है और कोई भी छोटा से छोटा पोलिटिकल समझिए के एनालाइजेशन करने वाला ये बात समझेगा कि 100 सीट कहाँ से लड़ेंगे, कैसे लड़ेंगे, इनके पास फंडिंग कहाँ से हो रही है, ये पैसा कहाँ से ला रहे हैं 100 सीट लड़ने के लिए। यहाँ लोग भूखे मर रहे हैं। हैदराबाद जैसे शहर में एक माँ रात में इंतजार देखती है, उसका बेटा 15 रुपए भत्ते के लाएगा तो चूल्हा सुलझेगा। ये मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के कॉन्स्टिट्यूंसीज का ये हाल है कि लोग दवाओं के लिए तड़पते हैं, लोग समझिए भूखे मर रहे हैं, कई मसाइल का शिकार हैं। उस तरफ ये तवज्जो नहीं देकर 100 सीट अगर इलेक्शन लड़ रहे हैं तो 100 सीट का कितना बजट होता है वो आप बेहतर जानते हैं। ये पैसा कहाँ से आ रहा है? ये वाजिब आपने सवाल पूछा है मिर्जा साहब से, कहाँ से हो रही है? इसके ऊपर रिएक्शन ले लेता हूं मैं। दो ये कि देखिए यहाँ पर गुज़िश्ता 7 साल से जितने माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस है उन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन में सिर्फ चेयरमैन बनाया गया, उसकी जो बॉडी होती है, डायरेक्टर्स होते हैं, वो तक नहीं बनाए गए। और अब तो चेयरमैन भी नहीं है माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस में। तो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस इस वक्त समझिए भूत बंगले बने हुए हैं, उस पर कभी ये आवाज नहीं उठाते। और यहाँ पर 2 मसाजिद, वो समझिए बाराबंकी की मस्जिद पर बात करें, बाबरी मस्जिद पर तो मशहूर है समझिए कि असदुद्दीन ओवैसी साहब तकरीरें करने में, लेकिन सेक्रेटेरिएट में 2 मसाजिद यहाँ के चीफ मिनिस्टर ने तोड़ दिए और वो नोटिफाइड गज़िट प्रॉपर्टी पर मसाजिद है, उस पर इनकी जबान नहीं खुली। बिल्कुल, यानी कि पहले आपने, ठीक है मुश्ताक साहब आप कह रहे हैं कि पहले अपने घर को तो संभालिएगा, उसके बाद फिर बाकी की बात कीजिएगा। मिर्जा साहब से भी समझ लेता हूं मैं, ठीक है सर, मैं आऊंगा आपके पास। मिर्जा साहब से भी समझ लेते हैं। मिर्जा साहब, पहले अपने घर को सुधारा जाता है, उसके बाद फिर बाहर की बात की जाती है। क्या यही वजह हो रही है कि ओवैसी को लोग जो है भारतीय जनता पार्टी की बी टीम कहने लगे हैं? मिर्जा जी हमारे साथ नहीं अभी तक कनेक्ट हो पा रहे हैं। और मीर मेहंदी, आपसे भी समझना चाहूँगा मैं कि अब आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश को लेकर जो एक हिकमत अमली, जो एक स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है, उस स्ट्रैटेजी के मद्देनजर सवाल उठने तो ये लाजमी है कि अगर 100 सीट पर आप लड़ रहे हैं तो आपके पास फंडिंग कहाँ से हो रही है, कौन आपको इतनी फंडिंग करा रहा है। वो इसलिए सवाल उठा रहे हैं यहाँ पर मुस्लिम तहरीक के लीडर प्रेसिडेंट मुश्ताक साहब कि भाई तेलंगाना के अंदर लोगों के पास खाने के लिए इतना पैसा नहीं है कि वो अपने रात को चूल्हे जला सके, और आप 100 सीटों पर लड़ाने उसकी इलेक्शन लड़ने की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, तहरीक मुस्लिम शब्बन ये बात कह सकती हैं क्योंकि वो एक मुखालिफ जमात है, मगर देखिए हमारे पास जब तक कोई सबूत नहीं होता है हम बोल नहीं सकते। अब फिलवक्त असद ओवैसी को ही हिंदुस्तान का रहबर बना के चल रहे हैं सभी लोग, क्योंकि वहां पर कोई दूसरी पार्लियामेंट में कोई दूसरा मुस्लिम लीडर आवाज उठाने तैयार नहीं है, कोई आवाज उठा नहीं रहा है। यह सबसे बड़ी अहम बात है।
जी तमाम मुसलमानों के मसाइल पार्लियामेंट में उठाने वाले असद अवैसी हैं फिलवक्त। जी अब उनको तमीरी लोग रहबर बना रहे हैं। ये आपने जो अभी कहा कि पहले वो अपना घर संभाले, वो बिल्कुल अपनी जगह दुरुस्त है, क्योंकि यहाँ पर जहाँ सिर्फ 7 एमएलए है, आप यूपी में 100 एमएलए लड़ रहे हैं। मगर मैं फिर ये कहता हूँ कि सियासी जमातों को पूरे हिंदुस्तान में लड़ने का हक है, बिल्कुल, क्योंकि वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। तो आप ये समझ जाए कि हर सियासी जमात को इस बात का हक है कि वो हिंदुस्तान में कहीं भी लड़ सकती है। अब बात फंडिंग की, वो तो हुकूमत जाने, कि हुकूमत को मालूम करना चाहिए कहाँ से इनकी फंडिंग हो रही है, कौन उनको सपोर्ट कर रहा है। ये सियासी एलिगेशन है, ये हुकूमत को देखना चाहिए, या फिर इनको जो है आरटीआई डाल के मालूम करना चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छी आपने बात कही है कि इस पर हम कोई सवाल नहीं उठा सकते हैं, ये तो हुकूमत का काम है कि आखिर इसके अंदर कहाँ से फंडिंग हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया मीर हमसे बातचीत के लिए। मुश्ताक साहब, हमसे जुड़ने के लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और मिर्जा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए।